अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपके मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दुनिया के बदलते हालात के पेश नज़र मुख्तलिफ ममालिक अपने बाहमी सिफारती ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए अहम इक़दाम उठा रहे हैं। पाकिस्तान भी खित्ते में अपना असर रसूख बढ़ाने और दोस्त ममालिक से ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी इस वक्त रूस के 4 रोज़ा दौरे पर हैं। उन्होंने रूसी फेडरेशन काउंसिल के सालाना इजलास से यहाँ खिताब किया और खिताब के दौरान कहा कि इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मसाइल के हल के लिए बेहतरीन फोरम के तौर पर हमेशा पार्लिमान ही को तरजीह दी जानी चाहिए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए रूस के ताजिरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने की दावत दी और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेहतरीन मौक़े मौजूद हैं जिनसे भरपूर फ़ायदा उठाया जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर सादिक संजरानी ने इस तवक्को का भी इजहार किया कि दोनों ममालिक के माबैन बाहमी ताउन को फ़रोग देकर माशी और तवानाई से मुतालिक जो चैलेंजेस हैं उन पर काबू पाया जा सकता है। अच्छा नाज़रीन, पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात की जब हम बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि 75 साल से कायम हैं, जिन्हें मजबूत बनाने के लिए मौजूदा हुकूमत की जानिब से अहम इक़दाम उठाए जा रहे हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के दौरे रूस के दौरान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए हैं। इन मुज़ाकरात में क्या हुआ है और जो वन ऑन वन मुलाकातें की गई हैं चेयरमैन सेनेट की जानिब से, उन मुलाकातों में क्या गुफ्तगू हुई है, ख़ास तौर पर दोनों ममालिक के दरमियान माशी रवाबित को लेकर, ये सारी चीज़ें एक रिपोर्ट में देखिए। फिर मैं सदर रशीद साफ़ी साहब मौजूद होंगे, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उनसे सादिक संजरानी साहब के इस विजिट के हवाले से मज़ीद जानेंगे। सेनेट के चेयरमैन मोहम्मद सादिक संजरानी ने मॉस्को में रूस के नायब वज़ीर आज़म अलेक्जेंडर नोविक से मुलाकात की और दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने इदारा जाती ताउन और वफूद के तबादलों के फ़रोग पर इत्तेफाक किया। फरीकैन ने मुश्तरका चैलेंज से निपटने और अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग देने के लिए मिलकर काम करने की अहमियत पर जोर दिया है। चेयरमैन सेनेट और रूस के ईवान ज़ेरी की चेयरमैन के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में पार्लिमानी राब्तों को मजीद फ़रोग देने पर इत्तेफाक किया। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी ने रूसी फेडरेशन काउंसिल के सालाना इजलास से खिताब में कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। सी पैक न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के लिए गेम चेंजर साबित होगा। पाकिस्तान सरमायाकारों के लिए एक पुरकशिश माहौल फराहम कर रहा है, जहां नई मंडियां सरमायाकारों की तवज्जो की मुंतज़िर हैं। रूसी ताजरों को भी दावत है कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़ों से भरपूर फायदा उठाएं। पाकिस्तान और रूस के बाहमी ताल्लुकात वक्त के साथ साथ मजीद पुख्ता होते हुए ताबनाक मुस्तकबिल की तरफ बढ़ते रहेंगे। कारोबारी बरादरी ने रूस के साथ तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने में जबरदस्त दिलचस्पी जाहिर की है। मोहम्मद सादिक संजरानी का कहना था कि पार्लियामेंट एक ऐसा फोरम है जो दुनिया के मुआशी कसाद बाजारी, वबाई अमराज, मौसमियाती तब्दीली, इस्लामोफोबिया, इंतहा पसंदी और बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी जैसे मसाइल के हल के लिए अहम किरदार अदा कर सकता है। आलमी चैलेंजेस के पेश नज़र पाकिस्तान की पार्लियामेंट फाल किरदार अदा करने के लिए पुरज़्म है। उन्होंने जोर दिया कि दुनिया को दरपेश चैलेंज से नबर्द आज़मा होने के लिए यकसा पॉलिसी और हिकमत अमली वज़ा करने की जरूरत है। कौमों के दरमियान खैर सगाली और बामी एहतराम पर मबनी ताल्लुकात के फ़रोग़ में मुअस्सर सफारतकारी और पार्लिमानी रवाबितकारी का नहायत अहम किरदार होता है। पाकिस्तान रूस दोस्ती जिंदाबाद। चेयरमैन सेनेट का कहना था कि पाकिस्तान तमाम तनाज़ात के सिफारती हल पर यकीन रखता है। आलमी बरादरी को चाहिए कि वो पायदार अमन और इस्तेहकाम के हुसूल के लिए मिलकर काम करें। इंसानी हुकूक हम सब की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। कश्मीर और फलस्तीन की दहाइयों पुराने मसाइल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होने चाहिए। चेयरमैन सेनेट ने पाकिस्तानी अवाम की जानिब से रूसी फेडरेशन के सदर व्लादिमीर पुतिन को पाकिस्तान का खुसूसी दौरा करने की दावत दी और इस उम्मीद का इजहार किया कि रशियन फेडरेशन के सदर हमारी दावत का एहतराम करते हुए जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। रूसी सदर का दौरा पाकिस्तान रूस के ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज होगा। रशीद साफ़ी साहब मौजूद हैं जी हमारे साथ, सीनियर तज्ज़ियाकार, उनसे इस दौरे के हवाले से मजीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रशीद साहब। वालेकुम अस्सलाम।
रशीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। रशीद साहब, ज़रा ये फरमा दीजिएगा कि आजकल जब हम रशिया का नाम सुनते हैं तो दो चीज़ें हम पाकिस्तानियों के जहन में आती हैं। एक चीज़ आती है रशिया को लेकर यूक्रेन के साथ छिड़ी हुई उसकी जंग, और दूसरी चीज़ हमारे जहनों में आती है पाकिस्तान रशिया से जो सस्ता तेल खरीद रहा है वो। जब हम इन दोनों मामलात की बात करते हैं और ख़ास तौर पर दोनों ममालिक यानी पाकिस्तान और रशिया के माबैन तिजारत की बात करते हैं, जो हम जानते हैं कि तिजारती शिपिंग सर्विस जो है उसका भी आगाज़ गुज़श्ता माह से हो चुका है, और एक तेल का बड़ा ज़ख़ीरा लेकर जिस जहाज़ को यहाँ पर पहुँचना है, कहा जा रहा है कि वो भी नेक्स्ट 10 डेज़ में 15 डेज़ में पाकिस्तान पहुँच जाएगा। तो ये जो दो तरफ़ा तिजारत है और सरमायाकारी है जिसकी दावत दी जा रही है चेयरमैन सेनेट की जानिब से, वहाँ मौजूद जो रशियन कहा जाए कि बरादरी है, कारोबारी बरादरी है, उसको, इन चीज़ों को आप किस तरह से देख रहे हैं उनके दौरे के दौरान? शुक्रिया आसमा, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आप जानती है कि 80 की दहाई के बाद रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात मिसाली नहीं रहे थे, लेकिन मौजूदा हुकूमत की शबाना रोज़ मेहनत के नतीजे में आज हम देख रहे हैं कि रूसी फेडरेशन के यानी उनके पार्लियामेंट से हमारे चेयरमैन सेनेट खिताब करने का एजाज़ हासिल कर चुके हैं, और उनके खिताब के कुछ हिस्से अपने सुनाए भी और अपने रिपोर्ट में उसका तज़किरा किया। तो ये एक नई जहद पाकिस्तान और रूस की दोस्ती के हवाले से हमें नज़र आ रही है और इंतहाई अहमियत के हामिल पेशरफ्त है। ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए अहम बात है बल्कि पूरे खित्ते के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी पेशरफ्त समझी जा रही है। तो ये जो बाहमी तजारत की बातें हो रही है ये तो अपनी जगह पे इंतहाई अहम है, लेकिन पाकिस्तान के चीन के साथ बायलैटरल ताल्लुकात का बाकायदा आगाज जो है वो बहुत ज्यादा खुश आइंद है। आप जानती हैं कि माजी करीब में रूस का जो है ज्यादातर तिजारती रवाबित और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात जो थे हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के साथ थे, और पाकिस्तान का इसके कई आलमी फोरम्स पे इसका नुकसान भी पहुंचा। लेकिन पहली दफा हमारी क़यादत और रूसी क़यादत ने ये ज़रूरी समझा है कि हमारी बीच में सिर्फ अफगानिस्तान का एक छोटा सा खित्ता है और रूस इस खित्ते का तो क्या दुनिया के अहम तरीन मुल्क है। तो उनके साथ ताल्लुकात की बहाली और इसमें एक नई पेशरफ्त जो ना सिर्फ तिजारती सतह पे हमारी पेशरफ्त हो रही है, जो आप जानती है कि जो बार्टर सिस्टम शुरू किया है पाकिस्तान ने दुनिया के एक रूस है यानी ईरान और अफगानिस्तान ग्रेट की जो हमारी एक कोशिश है वो भी इंतहाई पेशरफ्त है। तो हम ये तवक्को कर रहे हैं कि जिस तरह सादिक संजरानी साहब ने रूसी पार्लियामान में ये नारा बुलंद किया कि पाक रूस दोस्ती जिंदाबाद, तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में हम इस किस्म के मजीद नारे सुनेंगे, और ये इंतहाई अहम पेशरफ्त है। पड़ोसी ममालिक के साथ हर किस्म के ताल्लुकात पाकिस्तान को बेहतर बनाने चाहिए, उसमें मजीद पेशरफ्त करनी चाहिए। पाकिस्तान भी इस खित्ते का बहुत अहम मुल्क है और रूस भी एक अहम मुल्क है यकीनी तौर पर रशीद साहब, और अहम इसलिए भी है कि इस खत्ते में जब कहीं कोई तसादुम होता है कुछ ममालिक के दरमियान, कुछ कुव्वतों के दरमियान, तो पाकिस्तान ने हमेशा ये कोशिश की है कि उस तसादुम को रुकवाया जाए, उसको ख़त्म करवाया जाए। कुछ अगर हम रशिया और यूक्रेन जंग की अब बात कर लें रशीद साहब, तो फरमाइएगा कि पाकिस्तान ने पहले भी बारहा कोशिश की है कि दोनों ममालिक इस सिलसिले में मुज़ाकरात करें। अब जब हमारी अहम शख्सियात मुख्तलिफ ममालिक के दौरे कर रही हैं, हम जानते हैं पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इराक़ का दौरा किया है, हमारी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारिजा उमूर हिना रब्बानी खर जो है नॉर्वे समेत दीगर ममालिक के दौरे पर हैं, और अब जब रशिया जाते हैं सादिक संजरानी, तो आपको लगता है कि एक जंग जिसने तकरीबन पूरी दुनिया को अपनी लपेट इन द सेंस के सभी दुनिया को ये मुतासिर कर रही है ना, जो रशिया और यूक्रेन के माबैन जंग है, तो इसके खात्मे के लिए पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है? कोई इस पे बातचीत चल रही है रशिया के साथ हमारी कि जी मुज़ाकरात करें, इसको ख़त्म करें मामलात को? देखिए, पाकिस्तान की पॉलिसी की बुनियाद ही पुरअमन दुनिया पे बहस करती है। हमारे पड़ोस में आप जानती है कि एक बहुत ही मुश्तइल दुश्मन हमारा मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा अमन का साथ दिया है। तो जाहिर है आज जो जितने भी वफूद पाकिस्तान के इससे पहले गए हैं रूस, और आज जो चेयरमैन सेनेट जो मास्को का उनका जो दौरा था, इस दौरान भी उन्होंने इंसानी हुकूक और अमन की बात की है। जंग किसी मसले का हल नहीं है। जंग चाहे यूक्रेन और रूस के दरमियान हो, जंग चाहे
افغانستان اور امریکہ کے درمیان ہو، عراق میں جنگ ہو، لیبیا میں جنگ ہو، پاکستان کی سرحدوں پہ تنازعات ہو یا وہاں پہ کشیدگی ہو، تو یہ معاملات اس سے معاملات نہ صرف ان ممالک کا جن کا براہ راست ایک دوسرے کے ساتھ کانفلکٹ ہوتا ہے ان کو نقصان پہنچتا ہے، بلکہ خطہ بھی اس گرفت میں آ جاتا ہے۔ اور آپ درست کہہ رہی ہیں کہ یوکرین اور روس کی لڑائی میں پوری دنیا جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے متاثر ہو رہی ہے۔ آپ تیل کے سپلائی دے کے، آپ اجناس کی سپلائی دے کے، آپ جو ہے ملکوں کے درمیان جو تعلقات کی نوعیت میں تبدیلیاں جو ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ یوکرین اور روس کے جنگ کی وجہ سے اس میں کافی تبدیلی آئی ہے۔ لیکن ہم توقع یہ کر رہے ہیں، پاکستان کا پیغام شروع دن سے یہ ہے کہ پاکستان غیر جانبدار رہتے ہوئے فریقین کے درمیان مصالحت کی کوششوں میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے، اور جب بھی یوکرین اور روس کے حوالے سے عالمی فورمز پہ بات ہوئی ہے تو پاکستان نے غیر جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بات پہ زور دیا ہے کہ جنگ کا خاتمہ ہو۔ آج بھی پیغام پاکستانی دفتر خارجہ نے چیئرمین سینٹ کے ذریعے ماسکو کو یہی پہنچایا ہے کہ اگر وہ تجارتی اور اقتصادی ترقی خود اپنے لیے اور اپنے پڑوسی ممالک کے لیے اور دنیا کے دیگر ممالک کے لیے اگر وہ متمنی ہے تو اسے یوکرین جنگ کے خاتمہ یا اس کا کوئی حل جو ہے ضرور تلاش کرنا ہوگا، چونکہ روس کے ٹھیک ہے پاس جی، اگر مستقل امن چاہیے ہے ظاہر ہے اپنے ملک کے اندر بھی اور اس خطے کے اندر ساتھ ہی ساتھ دنیا بھر میں، تو پھر اس جنگ کا کوئی نہ کوئی نتیجہ جو ہے، بلکہ اس کا خاتمہ جو ہے وہ ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ حل اس کا ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ رشید صافی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس اہم معاملے پر بات کر رہے تھے۔ چیئرمین سینٹ کا 4 روزہ دورہ ہے رشیا کا، انتہائی اہم ہے، بہت سارے معاملات یہاں پر ڈسکس ہو رہے ہوں گے، بہت ساری میٹنگز ہو چکی ہیں۔ انہوں نے رشین پریزیڈنٹ کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی ہے۔ اب لیٹس سی یا وہ یہ دورہ کر رہے ہوں گے نہیں کر رہے ہوں گے، جو بھی سچویشن ہوگی، جو بھی اپڈیٹس ہمارے پاس ہوں گی وہ ہم آپ کو بتائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے رشیا خود اس وقت ایک بڑی جنگ میں الجھا ہوا ہے۔ لیکن بہرحال دیگر ممالک کے ساتھ اس کے معاملات جو ہیں وہ جاری ہیں، اور میں پاکستان بھی سر فہرست ایک اہم ملک ہے رشیا کے لیے۔ اسی معاملے پہ ہم بات کر رہے تھے رشید صافی صاحب سے۔ آگے بڑھ جاتے ہیں، جہاں بہت سارے ممالک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعلقات میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، وہیں ایک ملک جس کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کبھی بہت اچھے تھے، اس میں کچھ بگاڑ پیدا ہوا، لیکن اب ایسا دکھائی دیتا ہے کہ ان تعلقات کو دوبارہ سے بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں بات کر رہی ہوں جی سعودی عربیہ کی۔ اس وقت یہ جو مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن جب سعودی عربیہ پہنچے ہیں تو اس اہم ترین دورے کے مناظر ہیں، جہاں انہوں نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو ملاقات ہے اس میں اوپیک پلس ممالک کی جانب سے تیل کی پیداوار میں کٹوتی کے علاوہ خطے میں رونما ہونے والی جو تبدیلیاں ہیں ان پر گفتگو کی گئی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے یمن تنازع کو بات چیت سے حل کرنے اور سوڈان میں دوبارہ جنگ بندی کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ ناظرین، امریکی وزیر خارجہ کو اس دورے کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ بھی آپ کو کچھ بتا دیتے ہیں۔ واشنگٹن دراصل یہ چاہتا ہے کہ ایران اور علاقائی سلامتی کے معاملات، خاص طور پر تیل کی قیمتوں پر جو اختلافات ہیں، اس کے بعد سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو دوبارہ مستحکم کیا جا سکے۔ امریکہ سعودی عرب کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات جوڑنے کے علاوہ خطے میں چینی اور روسی اثر و رسوخ کو بھی روکنا چاہتا ہے۔ عالمی خبر رساں ایجنسی کے مطابق سعودی عرب نے امریکی ترجیحات میں دلچسپی کم کر دی ہے۔ اس کی کوشش ہے کہ خطے میں اپنے علاقائی اثر کو دوبارہ قائم کیا جائے، جس کے لیے وہ خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر بنا رہا ہے۔ اس کی تازہ مثال 7 سال بعد ایران سے اس کے سفارتی تعلقات کی بحالی ہے، عرب لیگ میں شام کی واپسی ہے۔ متحدہ عرب امارات کا امریکی بحری اتحاد سے الگ ہونا بھی اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کے دورے کے پیچھے کیا عوامل ہیں یہ تو ہم نے بتایا آپ کو، لیکن اس دورے کے ساتھ وہ جو مقاصد لے کر پہنچے ہیں، کیا وہ ان مقاصد میں کامیاب ہو پائیں گے؟ سعودی عربیہ کا ان کا دورہ کامیاب رہے گا؟ سعودیہ سے ویسے ہی تعلقات امریکہ کے ہو پائیں گے جیسے اب سے کچھ عرصہ قبل تھے؟ یہ سارے سوالات، ان کے جوابات ایک رپورٹ میں ہیں، اور جن سوالات کے جوابات اس رپورٹ میں نہیں ہیں وہ ہم نجم الثاقب صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ رپورٹ کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ امریکی وزیر خارجہ ایران اور علاقائی سلامتی سے لے کر تیل کی قیمتوں کے مسائل پر گہرے اختلافات کے بعد ریاض کے ساتھ واشنگٹن کے تعلقات کو مستحکم کرنے کے خواہاں ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے ملاقات میں یمن تنازع کو بات چیت سے حل کرنے اور سوڈان میں دوبارہ جنگ بندی کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔
आलमी खबर इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का ये दौरा उस वक्त हुआ जब चंद दिन कबल रियाज की जानिब से तेल की पैदावार में मजीद कमी करने का ऐलान किया गया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन के दौरे के मकासद में तेल की कीमतों पर रियाज के साथ दोबारा असर व रसूख हासिल करना, खित्ते में चीनी और रूसी असर व रसूख को रोकना और सऊदी इसराइली ताल्लुकात को हतमी तौर पर मामूल पर लाना भी शामिल है। रियाज रवाना होने से कबल उन्होंने कहा था कि वाशिंगटन की तरफ से ये काम जल्द या आसानी से किया जा सकता है। और मीडिया के मुताबिक स्टेट सेक्रेटरी और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान दाइश को शिकस्त देने के लिए आलमी इत्तेहाद के वज़ारती इजलास की मुश्तरका मेज़बानी करेंगे ताकि दाइश के मुसलसल खतरे से निपटने और उसकी शिकस्त को यकीनी बनाने के लिए अज़्म का अयादा किया जाए। खबर से एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक 2019 में अमरीका सऊदी ताल्लुकात उस वक्त मुतासर हुए जब सऊदी वली अहद ने 2018 में सहाफ़ी जमाल खशोगी को पकड़ने या कत्ल करने के ऑपरेशन की मंजूरी दी थी। जुलाई 2022 में बाइडेन के दौरा सऊदी अरब के दौरान तेल की पैदावार का मामला भी उठाया गया, मगर दोनों ममालिक के माबैन कशीदगी को कम नहीं किया जा सका था क्योंकि रियाज खित्ते में अमरीकी तरजीहात के साथ मुंसलिक होने में दिलचस्पी कम करते हुए अपने इलाकाई असर को दोबारा कायम करने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का दौरा इस हवाले से भी अहम करार दिया जा रहा है कि सऊदी अरब ने एक रोज कबल ही ईरान के साथ सिफारती ताल्लुकात को बहाल कर लिया है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा अली रज़ा ने सिफारत खाना खोलने के मौके पर परचम कुशाई की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वो इस्लामी जमहूरिया ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में आज के दिन को अहम समझते हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने 2 रोज कबल ही वेनेज़ुएला के सदर की मेजबानी भी की थी, जिसे अमरीका अपना रवायती हरीफ समझता है। नजमुल साकिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी, साबिक सफ़ीर रहे हैं पाकिस्तान के लिए और इस वक्त हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नजम साहब। वालेकुम अस्सलाम। अस्मा, आपका क्या हाल है? आप लोग और आपके प्रोड्यूसर बड़ा अच्छा प्रोग्राम करते हैं, बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। अरे बहुत शुक्रिया नजम साहब, मेहरबानी आपकी नवाजिश। नजम साहब, पहले तो शुक्रिया आप मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाल रहे हैं हमेशा की तरह हमारी रिक्वेस्ट पर। नजम साहब, ज़रा पहले तो ये समझा दीजिएगा, ओपेक प्लस में और बहुत सारे ममालिक शामिल हैं, कोई सऊदीया तनहा नहीं है। इससे पहले भी 1-2 बार एफर्ट्स की गई हैं, शायद 1-2 बार से ज़्यादा बार की गई हैं अमेरिका की जानिब से कि ताल्लुकात बेहतर हो सकें। ठीक है, नहीं हो रहे हैं, इस खित्ते में भी और ममालिक मौजूद हैं। क्या वजह है कि ओपेक प्लस में और ममालिक के होने के बावजूद, खित्ते में और अहम ममालिक के होने के बावजूद अमेरिका बार बार पलट कर आता है सऊदीया ही की जानिब सर? देखिए आसमा, इस दुनिया में अगर आप तारीख पढ़ती हैं उस वक्त से लेके आज तक मसले सिर्फ 2 हैं। एक मसला है पैसा या एनर्जी का, दूसरा मसला है ताकत का। जब आपके पास पैसा और जो रिसोर्सेज हैं, जिसमें एनर्जी है, जिसमें आपका तेल है, गैस है, आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कोयला है, पानी है, ये आपके पास आ जाते हैं तो आपको घमंड होना शुरू हो जाता है, फिर आप अपनी ताकत की तलाश में निकलते हैं आप। तो अगर आप इस पुराने किस्से को आज के दौर में लागू करें तो आपको पता चलेगा कि मसाइल वहीं के वहीं पे हैं। अभी भी एक दूसरे के साथ बस ये है कि मेरा कितना फायदा है, मेरे पास एनर्जी के रिसोर्सेज होने चाहिए। जिस समझ अमेरिका के पास शायद ओपेक के तेल से भी ज्यादा तेल मौजूद है, रूस के पास अपना तेल मौजूद है, चीन के पास अपना तेल मौजूद है, कनाडा के पास अपना मौजूद है, लेकिन ये लोग उनको रिजर्व में रखते हैं और इनका ये होता है कि इनको कम कीमत पे सही वक्त में ये तेल मिलता रहे। अब ये जो अभी आपने एक रिपोर्ट दिखाई एंटनी ब्लिंकन की, मैं आपके लाखों जो देखने वाले हैं थोड़ा सा पस मंजर आसमा देखते हैं कि एंटनी ब्लिंकन को क्यों ये दौरा करना पड़ा और ये इस वक्त ही क्यों हो रहा है। देखिए, अगर आप बराक ओबामा का दौर देखें या डोनाल्ड ट्रंप का दौर देखें तो उसमें हम देखते हैं कि मिडल ईस्ट से यानी मशरक वुस्ता से अमेरिका ने अपना असर रसूख कम करना शुरू कर दिया। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि उसकी जरूरियात कहीं और से पूरी हो रही थी, नंबर 1। नंबर 2 कि इजराइल और फलस्तीन, ये जो फलस्तीन का मसला है, इसके कई रुख ऐसे थे कि यानी अमेरिका ने समझा कि बस अब इसमें जरा बस इतना ही होना चाहिए अमल दखल जितना कि जरूरी है,
کیونکہ ساتھ ہی افغانستان کی وہ جو جنگ تھی جاری تھی. اب یوں ہوتا ہے کہ جب جو بائیڈن کا وقت آتا ہے تو ان کو اچانک پتہ لگتا ہے کہ نہیں بھائی اس میں تو ہمارا اثر ہونا چاہیے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ چین نے, روس نے اور ہندوستان نے اپنا اثر و رسوخ اس جگہ قائم کرنا شروع کر دیا, انویسٹمنٹ لانی شروع کر دی, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بڑھائے. اس سے پھر یہ ہوا کہ جب سعودی عربیہ اور ایران کا دیتاؤں ہوتا ہے, ان کے تعلقات میں کشیدگی کم ہوتی ہے اور دونوں ملک کے 7 سال تک آپ کے ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے, وہ اپنے ڈپلومیٹک مشنز کھولنے کی بات کرتے ہیں, تو اچانک خیال آتا ہے کہ کہیں اس کے آفٹر ایفیکٹس جو ہیں, اس کے جو اثرات ہیں وہ اسرائیل پہ کیسے پڑیں گے, یمن کی جنگ کا کیا ہوگا, لیبنن میں جو ہو رہا ہے اس کا کیا ہوگا, سیریا کا کیا ہوگا, اور تیل کی قیمتوں میں جو ہے وہ کس طریقے سے, کیونکہ سعودی عربیہ جو ہے اب وہ امریکہ کی بات نہیں سنتا. اور اس کا واضح ثبوت ہمیں ملا جب جو بائیڈن نے ادھر کا یعنی دورہ کیا تو اس کو صاف الفاظ میں ریاض نے بتایا کہ بابا اب ایسا نہیں ہے, ہم نے اور مارکیٹس بھی دیکھنی ہے, ہمارے پاس فارن پالیسی کے اور بھی حساب کتاب ہے. اس کے اوپر یہ ہوا اسما کہ جب چائنا کے پریزیڈنٹ شی جن پنگ جاتے ہیں وہاں پہ تو ان کو بھرپور یعنی ان کا استقبال کیا جاتا ہے اور ان کی ساری ہی باتیں مان لی جاتی ہیں. تو یہ ثابت ہو گیا. اور پھر جب چین جو ہے سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان مصالحت کرواتا ہے تو پکا ہو گیا کہ چین کا اثر جو ہے وہ اس علاقے میں بڑھ رہا ہے. اسرائیل کے امریکہ تو یہ اثر زائل کرنا چاہتا ہے. پہلے تو اس نے چاہا ہی نہیں کبھی کہ یہ اثر کہیں پر کام کرے, لیکن یہ اثر کام کیا ہے. چاہے وہ رشیا کا معاملہ ہو, چاہے وہ ایران اور سعودی عربیہ کا معاملہ ہو, چاہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ شام کا ایشو ہو, بہت ساری جگہوں پر ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ چائنا کی بات چیت کہیں نہ کہیں سنی جا رہی ہے. یوکرین کے معاملے میں بھی ہم یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ امریکہ ایسا نہیں چاہتا ہے. ابھی جب یہ وزٹ کیا گیا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پہلے جو بائیڈن کی دفعہ ہم نے دیکھا تھا ایک سرد مہری پائی گئی تھی سعودی عربیہ کے اندر, اب وہ سرد مہری کچھ کم کر پائیں گے اینٹنی, ان کے لیے کچھ پاسبل رہے گا؟ کیا ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جن کو دکھا کر یا جن کو بتا کر واپس سعودی عربیہ کو اپنی جانب کھینچا جا سکے, یا آپ کو لگتا ہے کہ اب ایسی کوئی چیز نہیں ہے امریکہ کے پاس؟ بات کچھ زیادہ بڑھ گئی بھی ہے, اور اس میں اگر اینٹنی بلنکن صاحب کا یا واشنگٹن کا یہ خیال ہے کہ اس وزٹ سے ایم بی ایس کو یا سعودی عربیہ کی حکومت کو وہ اپنی طرف راغب کریں گے, تو ایسا ممکن نہیں ہے, کیونکہ کئی میگا پروجیکٹس ہیں جو ویٹ کر رہے تھے کہ تھوڑا سا سکون اس علاقے میں آئے. چائنا جو ہے وہ اپنے پیر جو ہیں وہ مضبوطی سے جما چکا ہے. اب صرف یہ کہ یہ خواہش جو ان کی ہے, یہ یاد رہے, میں یہاں پہ بڑا یعنی وضاحت سے بتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ کے جو دو طرفہ تعلقات ہیں, لیٹ سے سعودی عربیہ کے ساتھ, یو اے ای کے ساتھ, کویت اور باقی لوگوں کے ساتھ, اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ یاد رہے کہ اگر کوئی یہ چائنا کی وجہ سے امریکہ یہاں آئسولیٹ ہو گیا, ایسا نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اینٹی بلنکن کے جانے سے واپس آ جائیں گے حالات, ایسا بھی نہیں ہے. اس میں دیکھنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ کسی ایک گیون ٹائم میں کسی ایک مقام پہ دونوں کے آپس کے نیشنل انٹرسٹ کہاں کلیش کرتے ہیں, دونوں کے نیشنل انٹرسٹ کہاں ملتے ہیں. افغانستان سے جب جاتا ہے امریکہ اور نیٹو کی فورس سے جاتے ہیں تو عرب سپرنگ کے پس منظر میں سعودی عربیہ اور وہاں کی بادشاہتیں جو ہیں ان کو ایک ڈر پیدا ہوتا ہے. پہلے تو یہ تھا کہ بالکل ہی ہمسائے میں امریکہ اور نیٹو موجود ہے, کسی قسم کا کہ اگر سیکیورٹی کا خدشہ ہے تو وہ موجود ہیں. اب جب وہ چلے جاتے ہیں تو سعودی عربیہ, یو اے ای اور باقی جو ہماری جی سی سی کنٹریز ہیں خاص طور پہ, ان کو یہ ہوا کہ اب کون ہے ہمارا جو ہمارا ساتھ دے گا. لہٰذا رشیا آتا ہے بیچ میں, رشیا کو جگہ ملتی ہے. لہٰذا چائنا آتا ہے, اس کو جگہ ملتی ہے. اور میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کے لیے یہ ایک بہت اچھا موقع ہے دو چیزیں کرنے کا. ایک تو وہ جو سیکیورٹی, ہم تو چیمپئن ہیں اس سیکیورٹی پرووائڈ کرنے میں, اور پھر ہماری نیشنل سیکیورٹی پالیسی, ہماری فارن پالیسی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی سیکیورٹی ہماری پرائیورٹی ہے. ہمارے جنرل راحیل شریف صاحب وہاں موجود ہیں. اب یہ ہے کہ اگر ہم سیکیورٹی کا کوئی کسی قسم کا اگریمنٹ کر لیتے ہیں, خاص طور پہ سعودی عربیہ سے, یو اے ای سے, کویت سے, تو اس میں بہتری آئے گی, تھوڑی سی ہماری
जो फॉरेक्स का मसला है वो हल हो सकता है। दूसरा हमारा आईटी सेक्टर है। याद रहे कि इंडिया जो है वो इस वक्त वहां पे बहुत मजबूती से अपने पैर जमा चुका है, और इंडिया के वहां होने का मतलब है कि एंटी पाकिस्तान, लिहाजा बड़ा जरूरी है कि हम अपनी सिफारतकारी को इस्तेमाल करें, इस मौके का भी फायदा हो, और सऊदी अरेबिया से हमारे ताल्लुकात या यूएई से हमारे ताल्लुकात जो हैं वो ट्रेडिशनल भी हैं, इस्लामी भी हैं वगैरह। लेकिन पिछले कुछ बरसों में हमारी ट्रेड कम हुई है, जिस तरह यूएई से, सऊदी अरेबिया से हमारी ट्रेड का मसला है, हमारे एक्सपेट्रिएट्स वहां पे हैं, लाखों हमारे जो पाकिस्तानी हैं वहां रोजगार के मसले हैं। फिर सऊदी अरेबिया में चेंज आ रहा है, वहां पे खवातीन अब ड्राइविंग कर रही हैं, वहां पे सिनेमा हॉल खुल रहे हैं, एमबीबीएस जो है वो स्पेस में भी जा रही है वहां पे सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए अब देखें ना, एससीओ का मेंबरशिप लेने के लिए सऊदी अरेबिया खड़ा है, और यूएई जो है वो क्लाइमेट चेंज की करवाने लगा है अगली उसकी आपकी जो मीटिंग होनी है। इसका क्या मतलब है? पाकिस्तान ने समझना है कि इस वक्त मिडिल ईस्ट में क्या ताल्लुकात हैं, क्या हिसाब किताब हैं। और मैं ये आपको बता दूं कि हमारा अगला जो क्रिटिकल चैलेंज पाकिस्तान के लिए वो मिडिल ईस्ट है, मशरक। ठीक है। अच्छा नजम साहब, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है, लेकिन एक और अहम इशू जिस पर हमने इस रिपोर्ट के अंदर भी जिसका तस्करा किया है वो है इजराइल का मामला। एक दफ़ा फिर से सपोर्ट चाहता है इजराइल के लिए सऊदी अरेबिया की जानिब से अमेरिका, और एंटनी ब्लिंकन के दौरे का कहीं ना कहीं मकसद ये भी है। खैर ये कोई पोशीदा चीज़ भी नहीं है, लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि यमन के मामले को बहुत ज़्यादा हवा दी जा रही है, और कोशिशें की जा रही है कि अब जो दोस्तियाँ कुछ ममालिक के दरमियान हो रही हैं, मैं सऊदीया की बात कर रही हूँ, उन दोस्तियों को ख़त्म किया जा सके या ख़राब करवाया जा सके। एक तो इस पर रोशनी डाल दीजिएगा। दूसरा, जब हम इजराइल की बात करते हैं, अब हम जानते हैं कि अमेरिका कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी पर कहीं ना कहीं आता हुआ हमें दिखाई देगा आइंदा आने वाले दिनों में, जो हालात हो चुके हैं इस खित्ते के अंदर, जितनी तब्दीलियां आ रही हैं, अरब खित्ते की मैं बात कर रही हूँ। तो आपको नहीं लगता कि एक बड़ा बेहतरीन मौका है मुस्लिम उम्मा के लिए कि फ़लस्तीन का मामला उठाया जाए, इजराइल का मामला उठाया जाए, अमेरिका से बात की जाए इस पर? इसी से ही शुरू करते हैं, क्योंकि आपने अपने इस इंटरवेंशन में 3 सवाल किए हैं। देखिए, ओआईसी हमारे पास है, 56 मुस्लिम ममालिक हैं, और वो सारे के सारे ममालिक एक जगह पे आके रुक जाते थे जब सऊदी अरेबिया और ईरान आमने सामने होते थे। हमारी यूनानिमिटी नहीं बन सकती थी। अब जबकि दोनों में ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, तो आपका ओआईसी का फोरम जो है रीइन्विगोरेट होगा, इसमें एक नई जान और तवानाई आएगी, जो कि जाहिर है हिंदुस्तान के लिए और अमेरिका के लिए थोड़ा सा तशवीश का मसला है। फलस्तीन का मसला जो है, वो जो आपने जिक्र किया इजराइल का, उसमें तो दो राय कि अमेरिका जो है वो चाहेगा जो कि इजराइल चाहता है, और साथ ही साथ वो मजम्मत भी करेगा कि ये इतनी हलाकतें क्यों हो गई वगैरह वगैरह। बमबारी का है इजराइल तो वो मजम्मत करते हैं, लेकिन अमली तौर पे वो कुछ नहीं करते। तो ये कहना, ये जो आपने भी कहा, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि अमेरिका जो है वो इजराइल के लिए सपोर्ट लेगा, या इस वक्त मिलेगी कि नहीं। तीसरी बात आपने की यमन की। अब मुझे ये बताइए कि अगर सऊदी अरेबिया और ईरान आपस में ताल्लुकात अच्छे करते हैं, तो यमन की जंग जो है वो तो 99%, 99% तो वैसे ही खत्म हो जाती है। अब देखना ये है कि जब अमेरिका ये कहता है कि यमन में अमन आना चाहिए, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि ईरान को रोकें। उसका मतलब ये है कि ये जो आपने दोस्ती अभी की है, इसको जरा ध्यान से देखें, और इसका सऊदी अरेबिया को अच्छी तरह से पता है। लिहाजा इसमें ये कहना, ये जो सऊदी अरेबिया और ईरान का हुआ है, इसमें यमन में पैदा करना अब आसान नहीं होगा ना जी। सॉरी नजम साहब, मेरी आवाज आ रही? जी नजम साहब, बहुत शुक्रिया। वक्त मेरे पास कम है, लेकिन जो आपने फरमाया, मेरी ख्वाहिश थी हम आपसे ज़्यादा बात कर पाएँ, लेकिन प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होना है और आगे हमें बहुत सारी स्टोरीज भी शामिल करनी है। नजम साहब ये फरमा रहे हैं कि सऊदी अरेबिया इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझता है कि अमेरिका उससे क्या चाहता है, क्यों बार बार यमन की बात की जा रही है। बहुत शुक्रिया नजम साहब, अगर आप मुझे अब सुन पा रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच आपके वक्त के लिए, आपके टाइम के लिए।
अच्छा जी, साबिक सफ़ीर पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ ममालिक में रहे हैं, उनकी गुफ्तगू आप सुन रहे थे। बहुत ही ज़बरदस्त तज्ज़िया उनका शेयर किया है हमने आज के इस प्रोग्राम में आपसे। मुख्तलिफ जो जहते हैं अमेरिका के सऊदीया से ताल्लुकात की, उस पर वो बात कर रहे थे। ये ताल्लुकात किस जानिब जा सकते हैं और फिर उसका नतीजा क्या निकल सकता है, ये फरमा रहे थे। अब कुछ हम बात कर लेते हैं जी पाकिस्तान की। और पाकिस्तान में आजकल जो ख़बरें खूब चर्चा में हैं वो हैं वफाकी बजट 2023-24 की, जो कि जुमे को पेश किया जा रहा है। और इसका महवर जो है वो तरक्की है, अवामी फलाह है और कारोबार दोस्त पॉलिसियाँ हैं। नाज़रीन, इस बजट को आवाम और कारोबार दोस्त बनाने के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं समेत मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मुशावरत का सिलसिला जारी रखा हुआ है। और इसका मकसद यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। पायदार माशी इस्तेहकाम के पेश नज़र ज़रूरी शोबे की तरक्की के लिए तारीख साज इक़दाम किए जा सकें। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा के ज़मशुदा अज़ला के लिए बजट में खुसूसी तरक्याती मनसूबे शामिल करने की हिदायत की है। वफाकी हुकूमत की कोशिश ये है नाज़रीन कि मुल्क में तरक्की की जो रफ्तार है उसको तेज़ किया जा सके और जो हमारे पास दस्तयाब वसाइल हैं उन्हीं में रहते हुए आवाम को सस्ती जो अशियाए ज़रूरियाँ हैं और साथ साथ दीगर जो शोबे हैं ज़िंदगी से जुड़े हुए उनमें रिलीफ दिया जा सके, जिसके लिए बजट को तारीख साज बनाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा नाज़रीन, माली साल 2022-23 की इक़्तिसादी जायज़ा रिपोर्ट जो है वो कल जारी की जा रही होगी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार अपनी माशी टीम के हमरा मुल्क की माशी कारकर्दगी का तफसील से अहाता करेंगे। इक़्तिसादी जायज़ा रिपोर्ट में मुल्की पैदावार की शरह नमू, महंगाई, मालियाती और तिजारती खसारे की तफसील भी बयान की जाएगी और तवानाई, सेहत, तालीम समेत दूसरे शोबों की कारकर्दगी का भी जायज़ा लिया जाएगा। आइंदा माली साल के बजट की तैयारियों 2022-23 की इक़्तिसादी जायज़ा रिपोर्ट जो कल पेश की जाएगी, उस हवाले से आज हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपसे शेयर करने जा रहे हैं। वफाकी बजट 2023-24 को अवाम और कारोबार दोस्त बनाने के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत का सिलसिला जारी रखा हुआ है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से खैबर पख्तूनख्वा के ज़मशुदा अज़ला से ताल्लुक रखने वाले अरकान असम्बली ने मुलाकात की और उन्हें खैबर पख्तूनख्वा के ज़मशुदा अज़ला के मसाइल के हल के लिए इक़दाम और तरक्याती मंसूबों पर तजावीज़ पेश की। वज़ीर आज़म ने इन तजावीज़ का खैर मकदम करते हुए मुतल्लिका हुकाम को मुशावरत के बाद उन्हें बजट में शामिल करने की हिदायत जारी की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आइंदा बजट में कबायली अज़ला के लिए खुसूसी तरक्याती मंसूबे शामिल करने का फैसला करते हुए मुतल्लिका हुकाम को तरक्याती पैकेज मुरतब करने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि इन अज़ला के अफराद की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। दूसरी जानिब कौमी इक्तिसादी सर्वे बराए माली साल 2022-23 जुमेरात को जारी किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना और महसूलात सेनेटर इसहाक़ डार इक्तिसादी सर्वे के अजरा की तकरीब की सदारत करेंगे। कौमी इक्तिसादी सर्वे में जारी माली वसाइल के दौरान अहम समाजी और इक्तिसादी अहदाफ और मुख्तलिफ शोबों में पेशरफ्त की तफसीलात शामिल होंगी। इक्तिसादी सर्वे में ज़राअत, मैन्युफैक्चरिंग, सनद, खिदमात, तवानई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन, कैपिटल मार्केट, सेहत, तालीम, ट्रांसपोर्ट और मवासलात समेत मुख्तलिफ शोबों में पेशरफ्त और इक्तिसादी रुझानात का अहाता किया जाएगा। अफरात ज़र, तिजारत, कर्जों की अदायगी, आबादी, रोजगार, माहौलियाती तब्दीलियों और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के शोबेजात में हुकूमती इक़दामात और रुझानात की भी तफसील शामिल होंगी। गुज़िश्ता हुकूमत की छोड़ी हुई मुआशी मुश्किलात, सियासी अदम इस्तेहकाम, आलमी सतह पर बढ़ती महंगाई और पाकिस्तान में हालिया शदीद सैलाब से मईशत को 30 अरब डॉलर का भारी नुकसान हुआ, जिसके बायस रवान साल शरह नमो 0.3% रही। हुकूमत ने न सिर्फ मुल्क को दिवालिया होने से बचाया बल्कि इक्तिसादी शोबे की बेहतरी के लिए मौसर इकदाम भी किए। मुआशी तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, जिसके लिए तालीम, सेहत, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के शोबे में सरमायाकारी पर भरपूर तवज्जो दी जा रही है। इस मौके पर वज़ीर ख़ज़ाना और उनकी टीम मुश्किल माशी हालात के बावजूद गरीब और कमजोर तबके के समाजी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए उठाए गए इक़दामात पर भी रोशनी डालेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में इत्तेहादी हुकूमत ने ज़री शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी ताकि ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के साथ मईशत को जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ा किया जा सके। वज़ीर आज़म ने 1800 अरब मालियत का मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा किसान पैकेज दिया, जिसके तहत किसानों को सब्सिडी पर खाद और मयारी बीज फराहम किए गए।
मुल्क भर में ज़रूरी ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के प्रोग्राम का आगाज किया गया। किसानों को सस्ती बिजली और ज़रूरी आलात की फराहमी। ज़रूरी तरक्याती बैंक के जरिए किसानों को गुज़िश्ता साल के मुकाबले में आसान शराइत पर ज्यादा कर्जे फराहम किए जा रहे हैं, जिसने ज़रूरी पैदावार में इनकलाब बर्पा कर दिया। आइंदा बजट के हवाले से रिपोर्ट आपने देखी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल मेरी दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते ज़रूर देखिएगा। अल्लाह ने के बाद। कनाडा में दहशतगर्दी का शिकार बनने वाले पाकिस्तानी खानदान के सानेहा को 2 साल गुजर गए। सैकड़ों अफराद ने मुतासरा खानदान से यकजहती का इजहार किया। 20 साला मुलजिम ने साइड पर खड़ी पाकिस्तानी फैमिली के 4 अफराद पर पिकअप ट्रक चढ़ाकर रौंद डाला था। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अपने बयान में इस वाक़े की मज़म्मत करते हुए कहा कि हम इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए अपना काम जारी रखेंगे। अलजायर, घाना, जनूबी कोरिया और स्लोवेनिया ने सलामती कौंसिल की 5 गैर मुस्तकिल सीटों के लिए इंतखाब जीत लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक खुफिया रायशुमारी में स्लोवेनिया ने मशरकी यूरोप के लिए मखसूस नशिस्त के लिए बेलारूस के साथ मुकाबला किया। स्लोवेनिया ने 38 के मुकाबले में 153 वोट हासिल करके ये सीट जीती। बाकी 4 मुल्क बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। अफ्रीकी मुल्क सूडान में मुतहारिब ग्रुपों के दरमियान लड़ाई जारी है। मुज़ाकरात की मुअत्तली के बावजूद सुडानी फौज और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के वफूद जद्दा में मौजूद हैं और इंसानी इमदाद की फराहमी और कलील मुद्दती इक़दामात पर मुआहदे तक पहुँचने सऊदी अरब और अमरीका के जरिए बिलवास्ता बातचीत जारी रखी हुई है। सऊदी अरब और अमरीका की जानिब से जारी मुश्तरका बयान में कहा गया कि जद्दा मुज़ाकरात के बाज़ाब्ता तौर पर दोबारा शुरू होने से पहले फरीकैन को इंसानी इमदाद की फराहमी का फैसला करना चाहिए। अमरीकी रियासत वर्जीनिया के हाई स्कूल में ग्रेजुएशन की तकरीब के दौरान फायरिंग का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। फायरिंग से 2 अफराद हलाक और 5 जख्मी हो गए। पुलिस सरबराह ने बताया कि 19 बरस का एक मुश्तबा शख्स जाए वक़ूआ से फौरन फरार होने में कामयाब हुआ, ताहम बाद में उसको गिरफ्तार कर लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक तरक्की याफ्ता ममालिक में असलहे से होने वाली अमवात की शरह सबसे ज्यादा अमरीका में है। बरतानिया में हीथ्रो एयरपोर्ट के अमले ने रवा माह के आखिर में हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक एयरपोर्ट के 2000 अफसरान ने तनख्वाहों में महंगाई के तनासुब से इजाफे का मुतालबा किया है। हड़ताल से हीथ्रो एयरपोर्ट का टर्मिनल 3 और 5 मुतासिर होगा। ईरानी खातून नाहिद कियानी ने बाकू में मुनाकिदा ताइक्वांडो के मुकाबले में तलाई तमगा जीत कर नई तारीख रकम कर ली। नाहिद कियानी ने 53 किलोग्राम के मुकाबले में चीनी हरीफ को हराकर पहली पोजीशन अपने नाम की। ईरानी खिलाड़ी ने सेमीफाइनल में रूस को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई थी।